बुज़दिल होने से या बुज़दिली दिखाने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूँगा। यानी कि कभी भी डर कर पीछे हटना नहीं सीखा। मुन्ने डर बिल्कुल सामने चलता रहता है और बिल्कुल अपना जो टारगेट है उसको कैप्चर करता है। हार से डरने वाले आपको कई मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हार भी कतराती है। आज हमारे पास है इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट जो कि गोरखाओं के बारे में है। और गोरखाओं को कौन नहीं जानता, आप सब जानते हैं कि गोरखा किस तरीके से लड़ते हैं, उनके लड़ने का अंदाज किस तरीके से है। रिसेंटली हमने आपके साथ एक और रिपोर्ट शेयर की थी और आज हम जो शेयर कर रहे हैं आपके साथ वो एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जिसमें इंडियन मीडिया इसकी तारीफ कर रही है और वो कहती है अगर गोरखाओं के वेपन के अंदर गोलियां खत्म हो जाती है तो वो कुकरी का इस्तेमाल करते हैं। और कुकरी आप सबको पता है कि कुकरी गोरखाओं की शान है और ये इनके पास होती है। खासकर की ये वीडियो गोरखा रेजिमेंट के बारे में और गोरखाओं लोगों के बारे में। आप सबको पता है कि ब्रिटिश, नेपाल और इंडियन आर्मी में भी ये लोग काम करते हैं। तो आइए आज आपके साथ शेयर करते हैं गोरखाओं के बारे में एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो कि इंडियन मीडिया ने शेयर किया है। तो चलिए पहले रिपोर्ट शेयर करते हैं आपके साथ, फिर आपके साथ बात करते हैं। मृत्यु से डरने वाले आपको कई मिलेंगे, पर कुछ लोगों से मौत भी कांपती है। बुज़दिल होने से या बुज़दिली दिखाने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूँगा। यानी कि कभी भी डर कर पीछे हटना नहीं सीखा। मुन्ने डर बिल्कुल सामने चलता रहता है और बिल्कुल अपना जो टारगेट है उसको कैप्चर करता है। हार से डरने वाले आपको कई मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हार भी कतराती है। आप आखिरी गोली तक लड़ेंगे। अगर आपकी गोलियां खत्म हो गई हैं तो आप हाथ पांव से लड़ेंगे। अगर आपके हाथ पांव टूट गए हैं तो आप अपने भूत से लड़ेंगे। मरने के बाद भी लड़ाई चलती रहेगी। लड़ाई में कोई सेकंड नहीं आ सकता, या तो जीते या तो मरते हैं। तो इट इज ईदर द एनिमी और मी। डर से डरने वाले आपको कई मिलेंगे, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे उनसे जिनसे डर भी खौफ खाता है। अगर कोई बोलता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। हमेशा आगे बढ़ेगा। जनरली सब गोरखास अपने खुकरी से ऐसे काटेंगे दुश्मन को कि जैसे कोई नॉर्मल सब्जी काटता है। खुकरी शब्द बोलते ही उसके साथ में आपको एक गोरखा की शक्ल नज़र आएगी और जब आप गोरखा बोलते हैं तो उसके साथ में आपको खुकरी की शक्ल नज़र आएगी। जस्तै तुफान जस्तै आओस् हामी लुगा टक्कर हामी वीर नेपाली मान्छैन केको डर हिमाचुली जय नेपाली छ बटल अमर दाजुभाइ छ बटल अमर नेपाली वीर हो नेपाली। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारतीय वीरों की कहानियां लेकर एक बार फिर लौट आया है वंदे मातरम। 5वां साल है या 5वां सीजन है वंदे मातरम का, और इसीलिए क्योंकि भारत में कभी भी शौर्य की कहानियां खत्म नहीं हो सकती हैं। हमने आपको वो सारे युद्ध दिखाए जो भारत ने लड़े हैं। हमने आपको परमवीरों की कहानियां सुनाई, जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस होते हैं उनकी कहानियां सुनाई। लेकिन अब हम आपको जरा उन रेजिमेंट्स के बारे में भी बताएंगे जिनका नाम तो आपने बहुत सुना होता है लेकिन उनके बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं गोरखा रेजिमेंट के बारे में। आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है, ये वीरों में भी सबसे वीर माने जाते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है
कि जो मौत से भी नहीं डरता वो है गुरखा। साहस के जितने भी शब्द गढ़े गए वो इनके सामने मायने खो देते हैं। निष्ठा के जितने भी रंग दुनिया में हैं वो इनके सामने फीके पड़ जाते हैं। हिम्मत का ऊंचा से ऊंचा पहाड़ इनके सामने बौना हो जाता है। ये ईमानदारी की मिसाल है, वफादारी का आदर्श है, बहादुरी की पराकाष्ठा है। वो रेजिमेंट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपनी जान तक दे देगा। जब वो लड़ाई में जाता है वो ये नहीं जाता कि मेरे बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं, वो है कि मैंने ये जीतना है, चाहे मेरे को इसके लिए कुछ भी करना पड़े। यूं तो भारतीय सेना का हर रेजिमेंट, हर यूनिट, हर टुकड़ी, हर दस्ता दुनिया में सबसे निराला है। पर यह भी सच है कि हर एक रेजिमेंट की अपनी ऐसी खासियतें होती हैं जो दूसरी किसी में नहीं होती। और गुरखा रेजिमेंट की सबसे बड़ी खासियत है इनका आदर्श वाक्य। कायर हुनुभन्दा मर्नु राम्रो। मतलब गोरखा वो होता है जो मरने से नहीं डरता है। कायर होने से मरना अच्छा, यानी कि कभी भी डर कर पीछे हटना नहीं सीखा। गोरखा ने हर समय आगे बढ़ना सीखा है। वो दुश्मन को मारने से पहले अपने डर को मारते हैं, डरने से बेहतर मर जाने को मानते हैं। ये इनका संस्कार है, इनकी परंपरा है। इनकी ट्रेनिंग का पहला उद्देश्य होता है डर पर जीत हासिल करना। गुरखा ट्रूप्स के लिए कहा जाता है किसी से डरते नहीं है। आप डरते हैं किसी से? कभी डरते थे? पहले डरता था, पर अब यहाँ फौज में आने के बाद मैं इतना नहीं डरता हूँ। और जब आगे और ट्रेनिंग बढ़ती जाएगी मैं डरना छोड़ दूंगा। चाहे आप इधर के किसी भी रिक्रूट से पूछो, वो अभी फौजी नहीं है, अभी सीख रहे हैं। जैसे हमको पता है बूंद बूंद से सागर बनता है, तो अभी हम लोग अभी बूंदी है, सागर अभी बने नहीं है। जब हम सागर बन जाएंगे तब हम पक्का फौजी बन जाएंगे। तो अभी आप पूछ सकते हो किसी से भी कि वो डरते हैं कि नहीं। वो लोग बेशक वो लोग कहेंगे कि हम कभी किसी से भी नहीं डरते हैं। सच में, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई रेजिमेंट नहीं है जो मतलब गोरखा का जो टक्कर ले सके। सुनने में अजीब है, असंभव भी, क्योंकि निडर होना एक बात है और निडर होने की ट्रेनिंग दिया जाना और बात। पर गुरखाओं को सचमुच इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। गुरखा रेजिमेंट के जिन रंग रूटों से हमारा परिचय कराया जा रहा था, ये बस कुछ हफ्तों पहले दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौज में शामिल हुए थे। कितने साल के थे तब पहली बार सोचा था आर्मी ज्वाइन करूंगा? जब मैं इतना बोल सकता कि छोटे से मैंने देखा है कि आर्मी लोग जब भी मतलब मार्च करते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो बच्चे हो या फिर बूढ़े हो उनको देख के सैल्यूट तो जरूर करते हैं। तो वो देख के मुझे मतलब वो आया, फीलिंग आया कि यहाँ इससे अच्छा जॉब, इससे अच्छा रिस्पेक्ट, इतना अच्छा पर्सनालिटी तो और कोई जॉब में नहीं है। आपकी उम्र क्या है? मेरे 19। 18-19 साल की उम्र में शरीर को वज्र और सोच को सर्वशक्तिशाली बनाते इन योद्धाओं का सामना उनके खौफ से कराया जाता है। हथियार हाथ में हो तो कई लोग बहादुरी दिखा सकते हैं, लेकिन इन सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाता है अपने हाथों को हथियार बनाने के लिए। भारत के सबसे लोकप्रिय योद्धा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक दफा कहा था कि अगर कोई कहता है कि उसे डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गुरखा है। यहाँ पर जो गुरखा जवान है वो यही गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से चाहे कुछ हो जाए डर इन्हें लगता नहीं है, वीर हैं, दुश्मन को धूल चटा ही देंगे। गुरखा ट्रेनिंग में ऐसी परिस्थितियों के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है जहां दुश्मन सशस्त्र हो लेकिन वो खुद निहत्थे। बैक साइड से अगर आप अटैक करते हो पहले कहाँ टारगेट करोगे? बैक साइड में। सबसे पहला आपका कौन सा है? सबसे ऊपर बेस ऑफ द स्कल। दुश्मन के शरीर का एक एक प्रेशर पॉइंट, एक एक कमजोरी उन्हें समझाई जाती है। हथियार चलाने से पहले वो हाथ चलाना सीखते हैं, साथ ही अपने शरीर के नाजुक हिस्सों का बचाव भी सीखते हैं।
कई ऐसे हालात हमें पेश आते हैं जहाँ पर कि हमारे जो हथियार, जो हमारे गोला बारूद जो ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसे हालात में हमें दुश्मन के साथ बिना हथियार के भी लड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए हमें उन रिक्रूट्स को अनआर्म कम्बैट की लड़ाई पर भी ज़्यादा जोर दिया जाता है, ताकि ऐसे मौके पर दुश्मन के साथ आसानी से वो लोहा ले सके और दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। वो बिजली की तेजी से ऐसे झपटते हैं कि दुश्मन अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वो पल भर में दुश्मन को चित कर देते हैं और ये किताबी बातें नहीं है। गुरखा योद्धाओं के बारे में मशहूर है कि वो एक भी गोली खर्च किए बिना मोर्चा मार सकते हैं। एक बार एक बहुत टफ ऑपरेशन के बाद में बड़ी मुश्किल से हमारे गुरखा जवानों ने जब फतेह पाई, तो उसके बाद में लास्ट में रिपोर्ट ली जा रही थी, तो अफसर बोलता है हमारी लैंग्वेज में कि कांचा कति मंशा हाने, कि कितने आदमी आपने मारे। तो गुरखा जॉनी सेज साहब 10 एवटा, यानी कि मैंने 10 दुश्मनों को मार दिया है। फिर अफसर पूछता है अपनी कितनी कैजुअल्टी हुई, तो गुरखा जॉनी बोलता है एक भी नहीं। कहता गुड। एमुनेशन कितना खर्च हुआ, तो गुरखा जॉनी बोलता है एक भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, खुगरी से काम हो गया। रणभूमि में ये एक ऐसी क्षमता है जो बहुत काम आती है। इतिहास गवाह है कि उनसे जापान भी हारा है, जर्मनी भी हारा है, पाकिस्तान की तो बिसात ही क्या है। रणभूमि हो या आतंक के खिलाफ लड़ाई, सबसे कठिन ऑपरेशन के लिए इन्हें चुना जाता है। दुश्मन भी इनका मुरीद हो जाता है। ऐसी कुछ बात हिटलर ने कही थी कि उन्होंने हर कैंपेन में गुरखास की ब्रेवरी को, उनकी शौर्य को, उनकी करेज को देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उनका कहना सच है। अगर कई जगह कोटेशन दिया जाए कि काश मेरे पास गुरखा रेजिमेंट होती, या कहना कि मैं गुरखा रेजिमेंट होती मैं संसार पर विजय कर लेता, ये एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं कोई कहा नहीं जा सकता, पर उन्होंने गुरखा रेजिमेंट के, गुरखा बटालियंस की, ट्रुप्स के शौर्य के बारे में प्रशंसा आवश्यक की थी। कहानी तो ये भी है कि युद्ध भूमि में गुरखा टुकड़ियों के आने की खबर भर से दुश्मन दुम दबाकर भाग जाता है। गुरखा बटालियन ने जो हमला किया उसमें पाकिस्तानी ब्रिगेड ने उनके सामने सरेंडर किया, कि जो कि एक 1971 वॉर के लड़ाई का एक बहुत ही ग्लोरियस चैप्टर था। 1971 में तो कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि गुरखा जब हमले में आ रहे हैं और उनका जो आयो गुरखाली का नारा सुनते ही पाकिस्तानियों ने कई बारी अपने डिफेंस छोड़ के वो चले गए थे। 18वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप में अपने पांव पसारने में लगी हुई थी। इस कारण नेपाल से उसके टकराव की स्थिति बार बार बनती थी। नेपाल अपने गुरखा सैनिकों के साथ खुद भी विस्तार में लगा हुआ था। 1767 में अंग्रेजों ने अपने 2500 सैनिक उन्हें रोकने के लिए भेजे, लेकिन कठिन इलाका, बीमारियों और गुरखाओं से मुकाबले में सारे के सारे अंग्रेज अपनी जान गंवा बैठे। गुरखाओं और अंग्रेजों के बीच निर्णायक युद्ध छिड़ा 1814 से लेकर 1816 के बीच। तत्कालीन उत्तराखंड के नालापानी में कैप्टन बाल भद्र कुंवर 600 लड़ाकों के साथ एक किले में मौजूद थे। किले को घेर कर खड़े थे 3500 अंग्रेजी सैनिक। उनके पास तोपें थी, बंदूकें थी और गुरखाओं के पास अपनी हिम्मत। यही कोई 200 से अधिक सालों की बात है जब अंग्रेजों का सामना गुरखा सैनिकों से हुआ था। अंग्रेजों के पास आधुनिक वेपन्स और गुरखाओं के पास बहुत बुनियादी हथियार। मुट्ठी भर गुरखा और हजारों में अंग्रेज, लेकिन नाकों चने चबवा दिया था गुरखा सैनिकों ने। महीनों ये मुकाबला चलता रहा, पर अंग्रेज गुरखाओं को हरा ही नहीं पा रहे थे। सन 1814-1815 के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गुरखा सेना के बीच में
एंग्लो गुरखा वॉर लड़ी गई थी। इसी लड़ाई के दौरान जो फाइनल बैटल था वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है मौलान, उसके मौलान फोर्ट में लड़ा गया था। जनरल अमर सिंह थापा के साथ जब भिड़ंत हुई तो जनरल अमर सिंह थापा ने एक छोटे से फोर्ट में कुछ हैंडफुल जवानों के साथ बहुत तगड़ा लड़ाई की। आखिरकार रसद खत्म होने पर गुरखाओं को बाहर आना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने उनके साथ हारे हुए योद्धाओं वाला सुलूक नहीं किया। वो गुरखाओं की वीरता को समझ चुके थे। उन्होंने सैनिकों से अंग्रेजी सेना में शामिल होने की पेशकश की और यहीं से शुरुआत हो गई एक गौरवशाली रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास की। धीरे धीरे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 10 गुरखा राइफल्स की स्थापना हुई। आजादी के बाद जब अंग्रेज वापस इंग्लैंड लौट रहे थे तो गुरखा रेजिमेंट का भी बंटवारा किया। पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं और 9वीं गुरखा राइफल्स हिंदुस्तान में रहे। दूसरी, छठी, 7वीं और 10वीं गुरखा राइफल्स को अंग्रेजों ने साथ ले जाने का फैसला किया, पर बहुत बड़ी संख्या में गुरखा जवानों ने इंग्लैंड जाने से इनकार कर दिया। वो भारतीय फौज में रहना चाहते थे। नतीजतन भारत को 11वीं गुरखा राइफल्स की स्थापना करनी पड़ी। इस बंटवारे के लिए भारत, इंग्लैंड और नेपाल के बीच बाकायदा एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया ताकि गुरखा हितों को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें इसका खास ख्याल रखा गया कि सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को हमेशा सर्वोपरि रखा जाएगा। यही वजह है कि गुरखाओं के युद्ध घोष में आज भी महाकाली की वंदना शामिल है। मतलब माता की जय, महाकाली की जय, और मैं गुरखा हूँ, मैं गुरखा सोल्जर आ गया हूँ आपके ऊपर। अगर आप देखा जाए तो काली की, दुर्गा की, शक्ति की बहुत वंदना होती है, बहुत पूजा होती है, और शिव को बहुत मानते हैं। जैसे आप जानते हैं पशुपतिनाथ बहुत बड़ा मंदिर है। सो काली की पूजा वो उनको शक्ति प्रदान करती है, काली उनको शक्ति प्रदान करती है। कई लोग दुर्गा माता के नाम से करते हैं। सो अलग अलग है, और ये जैसे मैंने कहा उनके में जोश पैदा करती है ये वॉर क्राई, जिससे वो खुखरी, चमकती खुखरी हाथ में पकड़कर बोलता है, जय महाकाली आयो गुरखाली। भक्ति में एक अजीब सी शक्ति होती है, और जब शक्ति के साथ जुड़ जाए भक्ति तो बनते हैं गुरखा। गुरखा जवानों की ट्रेनिंग से लेकर उनकी तैनाती तक भक्ति की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। यूनिट में मंदिर की बहुत खास जगह, दुर्गा माता की आरती गाते हुए, देवी देवताओं की आराधना करते हुए ये सैनिक शक्ति का आह्वान करते हैं। सेना में भक्ति दरअसल एक जरिया होता है। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग परिवारों से आए नौजवानों में एकजुटता की पहली अलख जगाने के लिए। फौज वाले इतने रिलीजियस हो, धार्मिक हो जाते हैं वक्त होते, तो अपने अपने भगवान की, अपनी अपनी देवी की हम सब पूजा करते हैं, और सर्वधर्म स्थल, और ये हमारा सिस्टम है कि कोई रिलीजन, हम हर रिलीजन को मानते हैं। भारत, इंग्लैंड और नेपाल के बीच हुए समझौते में भी इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जवानों की आस्था का ध्यान रखा जाए, और आज भी पूरी निष्ठा से उस परंपरा का पालन किया जाता है। मेरा नाम मेजर बेवन हो, वो यहाँ पर DRO साहब, यहाँ पर ऑफिसर। गुरखा ट्रूप्स का सीनियर अधिकारी भले ही किसी भी इलाके से आता हो, उसे अपनी फौज की भाषा बोलनी आनी चाहिए। बाकी तो छोड़िए, अंग्रेज अफसर भी फर्राटे से गुरखाली बोलते हैं। फ्री को मतलब मैं यहाँ आऊँगा, यानी 1 पैसा चलाने पड़ता है, 1 पैसा हमें लगने पड़ता है। यहाँ तो सिलेक्शन फ्री है। गर्व महसूस करने की मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, बल्कि क्योंकि मैं अपने जवानों से अच्छी तरह खुद आराम से इंटरैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी भाषा सेम है। जैसे कि बाहर से ऑफिसर्स आते हैं, इनकी ट्रेनिंग किया कराई जाती है इस लैंग्वेज कोर्स में, तो जब मेरे को उनके बारे में पता है, हमारा रहना सहना हमारा बचपन से वैसे ही सेम रहा है, तो उनको समझना उतना ही आसान रहता है, और उनको कमांड करना और भी ज़्यादा आसान।
बोल दुर्गा माता की जय। अपने जीवन में कई बार हम परंपराओं का मतलब और उनकी अहमियत भूल जाते हैं, लेकिन एकता का जो सबक इसमें है वो अनुकरण करने वाला है। भारत माता की जय 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 मां काली। इसी युद्ध घोष के साथ कभी कैप्टन मनोज पांडे ने दुश्मनों के पांव उखाड़े थे। इसी युद्ध घोष के साथ कभी कैप्टन सलारिया ने शहादत दी थी। इसी युद्ध घोष के साथ मेजर धन सिंह थापा ने 1962 की लड़ाई में हिंदुस्तानी शौर्य से चीनियों का परिचय करवाया था। इसी युद्ध घोष को सुनकर अच्छों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। गोरखा जवानों की जो वीरता है वो आज की बात नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी है। और यहाँ पर भी जो ये वॉर मेमोरियल है, इस पर भी अगर आप देखेंगे तो 1878 से लेकर और ये लगातार है, अंतहीन है। क्योंकि जब भी कहीं जरूरत होती है, गोरखाओं से जरूर कहा जाता है कि आपकी तैनाती यहाँ पर रहे, क्योंकि बाकी ट्रेनिंग के साथ साथ जिस तरह की मेंटल ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, वही कारण है कि परमवीर चक्र कैप्टन सलारिया हो या फिर मनोज पांडे हो, एक के बाद एक जो प्रेरणा के स्रोत हैं वो यहाँ से निकलते ही रहते हैं। जब दूसरे विश्व युद्ध में दुश्मन के क्षेत्र में जाकर आक्रमण करने की जरूरत पड़ी तो गोरखा जवानों के साथ ही चिन्नित्स यूनिट को तैयार किया गया था। भारत में दुश्मन के इलाके में घुसकर लड़ने वाली पहली फौज गोरखा थी। आजाद भारत में जिन्हें पहला अशोक चक्र सम्मान दिया गया था, वो भी गोरखा रेजिमेंट से आते थे। गोरखा राइफल्स की अलग अलग टुकड़ियों ने विश्व युद्ध में हिस्सा लिया, बड़े पैमाने पर विक्टोरिया क्रॉस समेत बहादुरी के पुरस्कार जीते। आजादी के बाद हुए हर युद्ध में गोरखा राइफल्स ने हिस्सा लिया है। 1971 के युद्ध के दौरान सिलहट की लड़ाई में गोरखा वो पहले भारतीय योद्धा बने जिन्होंने एक हेलीबॉर्न अटैक को अंजाम दिया, यानी हेलीकॉप्टर की सवारी करते हुए युद्ध किया। भारत से सरहदों की नजदीकी और संस्कारों का साझा इतिहास गोरखा रेजिमेंट में स्पष्ट झलकता है। एक समय पर नेपाल के जवान थे, अब भारत के पहाड़ी इलाकों के गोरखा जवान भी आते हैं। इसमें उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर तक के नौजवान शामिल हैं। गोरखा सोल्जर जो है एक पहाड़ी रहने वाले पहाड़ के हाईलैंडर्स हैं, पहाड़ में रहते हैं और उनकी लाइफ काफ़ी स्टडी होती है, काफ़ी कठिन होती है और उसी कारण उनका बनावट जो है वो काफ़ी सुदृढ़ होता है, कठोर होता है। और जैसे कि आप जानते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो गोरखा सोल्जर हर किसी कंडीशन में अपने आप को ढाल देता है और हर किसी कंडीशन में अपने आप पर काबू रखते हुए दुश्मन पर विजय पा लेता है। गोरखाओं का पराक्रम ऐसा है कि ब्रिटिश आर्मी और भारतीय सेना के अलावा भी और देशों में इनकी उपस्थिति है। ब्रुनेई के सुल्तान के पास खास गोरखा रिजर्व यूनिट है, तो सिंगापुर के पास है अपना गोरखा कंटिंजेंट। लेकिन भारत में गोरखा रेजिमेंट की वीरता का दुनिया में कोई सानी नहीं। ये मातृभूमि की कसम उठाते हैं, मातृभूमि के लिए प्राण भी गंवाते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। खास करके मैं अगर गोरखाओं के बारे में बात करूं तो गोरखा नेपाल आर्मी के अंदर है, ब्रिटिश आर्मी के अंदर है, नेपाल के अलावा ब्रिटिश के अलावा जो है ये इंडियन आर्मी के अंदर भी काम करते हैं। अब इनकी खासियत मैं आप लोगों को बताता हूँ। खासियत क्या है, देखें गोरखाओं के बारे में ये बात की जाती है कि वो डरते नहीं है। आप लोगों ने इनका एक जुमला भी सुना होगा कि डर के मरने से मार के मरना अच्छा है। मतलब अगर आप कोई आपको मारने आ रहा है और आप उनसे डर रहे हो तो उससे अच्छा है कि भाई आप लड़ के अगर आप मर जाते हो तो वो आपके लिए बेहतर है, और ना डर के तुम क्या मर रहा। वो जैसे कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो डर के क्या मरना है तो फिर लड़ के डरो। गोरखाओं के बारे में बात करो तो गोरखा जितने भी होते हैं वो नेपाल से ही निकलते हैं और नेपाल से निकलने के बाद वो जाके इंडिया के अंदर काम करते हैं, इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन पुलिस के अंदर काम करते हैं। खास करके मैं गोरखाओं के बारे में बात करूं तो इनके लिए ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई इनके पास इनके वेपन के अलावा इनके पास जो है वो कुकरी होती है। अब कुकरी भी समझ लो एक वेपन टाइप ही है उनके लिए, क्योंकि ये एक नाइफ होती है जो जब ये लोग इस्तेमाल करते हैं जब इनके वेपन के अंदर गोलियां खत्म हो जाती है। अब इंडियन मीडिया को और
मुख्तलिफ जगहों का ये हमने सुना है कि जब भी गोरखा लोग जो है वो नयान से कुकरी निकालते तो ये लोग कहते हैं कि जब तक उसके ऊपर खून नहीं लगेगा तब तक वो शान नहीं बैठेगी। मतलब कि उसमें दुश्मन का खून लगे या अपना खून लगे, बट खून देना उसको लाजमी है, तब तक आप उसको नयान में वापसी नहीं रख सकते। तो ये चीज़ भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है और ये चीज़ भी थोड़ी अच्छी हो जाती है। फिर आज हम आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से इंडियन आर्मी के अंदर काम करिए। इंडियन आर्मी के अंदर ये अभी से नहीं, पिछले कोई 70-75 साल से काम कर रही है। और आप लोगों ने देखा भी होगा 1962 की जंग में, 1971 की जंग में, 1965 की जंग में इन्हीं गोरखाओं लोगों ने इंडिया का साथ दिया, जिसमें 1999 की जंग हो पाकिस्तान के साथ, इन सब में जो है वो इन गोरखाओं ने इंडिया का साथ दिया, चाहे पाकिस्तान के साथ जंग में हो चाहे वो इंडिया के साथ जंग में हो। बट अभी रिसेंटली टाइम में हमने ये देखा है और हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब है, तो जिसकी वजह से जो है वो इंडिया इनको रिक्रूट नहीं करती, और जिनको रिक्रूट किया जाता है वो सिर्फ 3 साल के लिए किया जाता है, की वजह से नेपाली जो गोरखा लोग हैं वो वहाँ पे शामिल नहीं होना चाहते, और वो चाहते हैं कि हमें सिंगापुर में चला जाना चाहिए, ब्रिटिश में चला जाना चाहिए। अगर वहाँ पे भी नहीं होता तो या तो चाइना या तो पाकिस्तान, भले इन्होंने कहा कि भाई भले अगर हमें श्रीलंका की आर्मी में भी शामिल किया जाएगा या बांग्लादेश की आर्मी में भी शामिल किया जाएगा तो हम वहाँ पे भी चले जाएंगे, ये इनका ये कहना है। तो आप लोगों ने इनका रिपोर्ट देखा होगा और आप सबको पता है कि गोरखा जो है वो डरने वालों में से नहीं है, जो लोग डरते हैं वो गोरखा नहीं है। तो आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा कि जो डरते हैं वो गोरखा नहीं होते, जो नहीं डरते वो गोरखा होते हैं। और हिटलर ने भी इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट बात की थी कि भाई इन जैसा आर्मी, इन जैसा ताकतवर लोग आज तक हमने नहीं देखे। तो रिसेंटली भी जो है ना हमने देखा है कि कई सारी रिपोर्ट्स के अंदर, बुक्स के अंदर ये बात निकल के आई थी 1975 की जंग में, इंडिया पाकिस्तान की जब जंग थी तो इन्हीं गोरखाओं ने, इंडियन आर्मी भाग गई थी, बेसिकली इंडियन आर्मी भाग गई थी जो बाकी, बट यही गोरखा थे जो पाकिस्तान आर्मी से लड़ रही थी और पाकिस्तान आर्मी के सामने ये डटी हुई थी काफी जोर शोर से। तो ये जो है ना आप लोगों को रिपोर्ट शेयर करनी थी नेपाल के गोरखाओं के बारे में जो इंडियन आर्मी के अंदर काम करती है। वेल, अगर आज की वीडियो आप लोगों ने देखी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।